नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सत्ता में खबरों की पावर डोज है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, स्वदेशी हथियारों से लेकर हिंदू राष्ट्र तक, हर मुद्दे पर सत्ता की सॉलिड कुंजी हमने आपके लिए तैयार की है। आज पहले हम आपको मेड इन इंडिया हथियारों के ऐसे शोले दिखाएंगे जो इस्लामाबाद से बीजिंग तक ब्रेकिंग न्यूज बने हुए हैं। इंडियन आर्मी ने अपनी स्वदेशी शॉपिंग की लिस्ट में कौन से घातक हथियारों को शामिल किया है, उस पर हमारी वीडियो गाइड को आज अपनी देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा। फिर बात होगी हिंदू राष्ट्र की, जिस पर धार्मिक और राजनीतिक जंग के बीच आरएसएस की ओर से पहली बार एक धमाकेदार बयान आया है। यह बयान हिंदू राष्ट्र पर हो रही चर्चाओं की दिशा बदल सकता है। यह बयान आज उन सभी लोगों को सुनना चाहिए जो अपने नफे नुकसान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र को परिभाषित कर रहे हैं। इसके बाद बात होगी देश के उन पुलिस थानों की जो हेल्पलेस हैं, क्योंकि देश के कई थानों में ना तो गाड़ियां हैं, ना मोबाइल है, ना वायरलेस है। गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पुलिस का जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें पुलिस थानों की हालत थोड़ी सीरियस है। आज आपको 245 करोड़ में बिकने वाले फ्लैट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सत्ता की शुरुआत थोड़ी अलग है। तो अब सत्ता की पहली कुंजी खोलने का वक्त हो गया है। हमारे न्यूज मित्रों को जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान की स्वदेशी हथियारों की सत्ता के लिए मजबूती वाला मार्च चल रहा है। रक्षा मामलों से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक सामरिक नजरिए से कई अहम हथियारों को देश में ही बनाने के ऑर्डर इसी महीने जारी हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी और रक्षा मंत्रालय की मोहर लगने का इंतजार है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में दुश्मनों को पस्त करने वाली स्वदेशी रणनीति पर जोर दे रही है। मार्च महीने का हर हफ्ता स्वदेशी हथियारों से जुड़ी गुड न्यूज लेकर आया है और अब अगले 16 दिनों में डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्वदेशी शॉपिंग होने वाली है। तो सरकार का फोकस हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। मोदी सरकार की स्वदेशी स्ट्राइक को कुछ फैसलों और आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले नौसेना में स्वदेशी हथियारों की बढ़ती शक्ति की बात करते हैं। 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज का अधिग्रहण होगा। यह शिप युद्ध के समय में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस महीने की शुरुआत में HAL और L&T कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी। CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3108 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दी थी। साल 2026 तक जहाज की पहली डिलीवरी मिल सकती है। NGMMCB जल्द नेवी की ताकत बढ़ा सकती है। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है। ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। पल भर में दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। 170 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और तबाह कर सकता है। साल 2019 में इसको मंजूरी मिली थी। रक्षा मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में सिंधु कीर्ति पनडुब्बी को अपग्रेड करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंधु कीर्ति एक 3rd क्लो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अपग्रेड होने के बाद सिंधु कीर्ति युद्ध में लड़ने योग्य हो जाएगी और भारतीय नौसेना के एक्टिव पनडुब्बी बेड़े में शामिल हो जाएगी। समुद्र में अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 5500 से 6500 हॉर्स पावर शक्ति के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। सिंधु घोष सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और जलमग्न होने पर 46 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। इसके अलावा सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम यानी SRGMS के अनुबंधों पर जल्दी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। नौसेना के जंगी जलपोतों पर गन का इस्तेमाल होगा। SRGMS प्रति मिनट 120 गोले दागने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होती है। इसी महीने सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल वेसल्स का ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप है जो एंटी शिप मिसाइल और लैंड अटैक मिसाइल से लैस होती है। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसकी रेंज 5200 किलोमीटर तक की होती है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 3-4 सालों में इंडियन आर्मी से स्वदेशी हथियारों को जो मिल रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना बढ़ गए हैं।
पिछले साल आर्मी ने 47,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन इंडस्ट्री के लिए साइन किए थे। अगले 7-8 साल में इंडियन इंडस्ट्री के साथ करीब 7-8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की उम्मीद है। तो आसमान में भी भारत का स्वदेशी दमखम मजबूत हो रहा है। इसी कवायद में पिछले कुछ सालों में सरकार ने हवा में हाहाकार मचाने वाले हथियारों को बनाने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने 667 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। विमान का इस्तेमाल परिवहन और संचार कार्यों के लिए किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में CCS ने IAF के लिए लगभग 6,828 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। यह विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 6 सालों में इसकी सप्लाई होने की भी उम्मीद है। सेना के लिए परियोजना हिमशक्ति पहाड़ों के लिए DRDO की ओर से विकसित एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सेना के लिए एक समर्पित संचार उपग्रह और एक स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुबंध अभी पाइपलाइन में है। इस महीने की शुरुआत में CCS ने इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 6,828 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। यह विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 6 सालों में इसकी सप्लाई होने की भी उम्मीद है। तो हिंदुस्तान के स्वदेशी ताकत की एक और तस्वीर थल सेना में भी देखने को मिल रही है। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान की जमीन की तरफ गिद्ध दृष्टि रखने वाले दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना 363 लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। इनमें 263 भारी ड्रोन और 100 हल्के ड्रोन होंगे। हवा में रिफ्यूल और ये रिचार्ज होंगे। ड्रोन का दुर्गम इलाकों में सामान ढोने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन भारतीय निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। ड्रोन में 50% कलपुर्जों का स्वदेशी होना जरूरी है। ऐसे ड्रोन से पहाड़ी इलाकों में तेजी से सेना के ऑपरेशन हो पाएंगे। तो सेना की ओर से जो प्रस्ताव मांगे गए हैं उसमें 2 चीजों पर फोकस किया गया है। एक ये कि ड्रोन मॉडर्न तकनीक से लैस होंगे और दूसरी ये कि ड्रोन बनाने में 50% स्वदेशी कलपुर्जों के इस्तेमाल को अनिवार्य रखा गया है। आपको इस ड्रोन की खासियत भी बता देते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ड्रोन कम से कम 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम होने चाहिए। 10 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होने चाहिए। ये 2 क्रू में संचालित होंगे। 5 किलोमीटर के बाद हवा में रिफ्यूल या रिचार्ज किया जा सकेगा। ये ड्रोन डे नाइट कैमरे से लैस होंगे। इसके अलावा मैप सिस्टम से भी लैस होंगे। सेना के मुताबिक जो भारी ड्रोन हैं वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरेंगे। जो हल्के ड्रोन हैं वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकेंगे। दरअसल इंडियन आर्मी ने हर स्तर पर आधुनिकीकरण का काम वॉर लेवल पर शुरू किया है। साथ में मैन पावर और रिसोर्सेज का सही और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। बॉर्डर पर सेना की कई ऐसी पोस्ट हैं जहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल, ऊंचे पहाड़, विशाल नदी से गुजरना होता है। लॉजिस्टिक ड्रोन इन इलाकों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए आर्मी ने एनिमल ट्रांसपोर्ट की संख्या भी कम करनी शुरू कर दी है। अब तक दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों तक सामान पहुंचाने के लिए ज्यादातर एनिमल ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल होता रहा है। एनिमल ट्रांसपोर्ट में वक्त भी ज्यादा लगता है। जहां तक सड़कें नहीं हैं वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। लॉजिस्टिक ड्रोन से वक्त की बचत होगी और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी होगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे पहले भी इसका ऐलान कर चुके हैं कि साल 2030 तक एनिमल ट्रांसपोर्ट घटकर 50 से 60% तक रह जाएगा। तो सेना में लॉजिस्टिक ड्रोन के इस्तेमाल की एक झलक एरो इंडिया के दौरान देखने को मिली थी। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्माण ने 14 फरवरी 2023 को एरो इंडिया शो से लॉजिस्टिक ड्रोन की खासियत पर एक्सक्लूसिव जानकारी भी जुटाई थी। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए जा रहे ड्रोन्स भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं इसका नाम E50 है। एक ऐसा कार्गो ड्रोन जो कि जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। आपको बता दें मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन्हें तैयार किया जा रहा है। अभी ये ट्रायल इसका चल रहा है और बहुत जल्द ये मार्केट में होगा।
3x3 मीटर का ड्रोन। इसका नाम E50 इसीलिए रखा गया है क्योंकि E फॉर इलेक्ट्रिक और 50 फॉर 50 kg का पेलोड उठा लेता है पर ट्रिप। तो इसकी ट्रैवल रेंज 200 किलोमीटर तक की है। तो आपका जो पिकअप लोकेशन है और डेस्टिनेशन है वो पिकअप लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर हो सकता है और रिटर्न आने के लिए पूरे 100 किलोमीटर। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये पहले रिमोटली पायलटेड होगा, तो उस तरह से हम इसको उड़ा सकते हैं। सत्ता में बात संवाद और विवाद की, जिसमें चर्चा और नीति बनाने के लिए बनी संसद में विवाद की सत्ता हावी है। बजट सत्र में लंबे ब्रेक के बाद शुरू हुई संसद में लगातार तीसरे दिन काम के नाम पर सिर्फ हंगामा हुआ और इस हंगामे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के शेयर होल्डर रहे। सत्ता पक्ष को लग रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जो कहा वो देश के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए उसके सांसद राहुल गांधी की माफी की मांग पर संसद में हंगामा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष को लग रहा है कि अडानी ग्रुप की जांच देश के लिए सबसे अहम है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच के बाद भी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच पर अड़ी हुई है। संसद नहीं चल रही है तो विपक्ष सड़क पर उतरकर अपनी बात कहने की भी कोशिश कर रहा है। इसके लिए सीबीआई और ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला गया, लेकिन यहां भी उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा। संसद से सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे संघर्ष पर हमने एक हंगामे वाली रील तैयार की है, जिसे आपको आज की पूरी राजनीतिक पिक्चर जिसे देखकर क्लियर हो जाएगी। इस रील को थोड़ा ध्यान से देखिए। आदेश पत्र में क्रमांक संख्या 7 पर को अपमान करना, देश के सुप्रीम कोर्ट को हो, देश का संसद हो, देश के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसके ऊपर कीचड़ फेंकना, अपमान करना, ये बहुत गलत है। ऐसी पार्टी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर किया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? The most unfortunate that Parliament is not succeeding to commence their sessions, whether the ruling party or the main opposition party, both are in loggerheads with each other. इनका कहना है कि अडानी के मामले में केंद्र सरकार जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करी, केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई नहीं करी। ऐसे में ये लोग मार्च करते हुए ईडी दफ्तर जाएंगे और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे। अपोजिशन के इस मार्च में 15 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल है। और मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचा रही है, अडानी ग्रुप को जेपीसी से बचा रही है। आज दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तक पहुंचने नहीं देंगे क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। हमने जो आपको राजनीतिक रील दिखाई उसमें एक बात नोट करने वाली थी और वो थी संसद में हंगामे पर टीएमसी का स्टैंड।
वैसे तो विपक्षी दल ये दावा करते हैं कि विपक्ष में एकता है, लेकिन जहां एकता दिखाने की बात आती है तो वहां फूट साफ दिखाई देती है। आज विपक्ष के विरोध मार्च में ना तो टीएमसी शामिल हुई और ना ही संसद में विपक्ष के स्टैंड को सही मान रही है। टीएमसी ने यह कह दिया कि इस पूरे मामले में हंगामा करने में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। टीएमसी के इस स्टैंड को आप 2024 में विपक्ष की एकता का अर्ली टीजर मान सकते हैं। हालांकि अभी समय है, इस एकता के नए रंग को आपको देखने को इस तरीके के लगातार मिलते भी रहेंगे। और अब बात उस सत्ता संघर्ष की जिससे महाराष्ट्र में सरकार तो बदल गई, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर फैसले लेने वाले राज्यपाल के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर चिंता जताई और कई कड़ी टिप्पणी की। दरअसल जैसे ही आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिंदे गुट का पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 47 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसमें कई दूसरे दल के विधायक भी शामिल थे। विधायकों को धमकी मिल रही थी। क्या ऐसे में राज्यपाल का ये राय बनाना उचित नहीं कि वास्तव में सरकार ने बहुमत खो दिया? क्या ऐसे हालात में शक्ति परीक्षण नहीं किया जा सकता था? ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। ऐसे हालात में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाना संवैधानिक दायित्व है, जो उन्होंने किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों के पूरे होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, जिसमें राज्यपाल की भूमिका पर कई चिंताएं थीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्यपाल के सामने 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा, 34 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना था। दूसरा मुद्दा, 47 विधायकों ने खतरे की बात कही थी। तीसरा मुद्दा, विपक्ष का पत्र। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर पूछा कि राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है। क्या फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल के पास पर्याप्त आधार था? इन 2 सवालों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुमत परीक्षण के आदेश मात्र से सरकार गिर सकती है। राज्यपाल का कार्यकाल इसकी वजह ना बने, इसका ख्याल रखना चाहिए था। राज्यपाल को ऐसा लगा कि शिवसेना के एक गुट में अघाड़ी के साथ सरकार चलाने को लेकर नाराजगी है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दे सकते हैं क्या? यानी एक तरह से वो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। आगे CJI ने यह भी कहा कि क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है। सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने राज्यपाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सिर्फ इसलिए विश्वास मत नहीं बुला सकते क्योंकि किसी पार्टी के भीतर मतभेद फ्लोर टेस्ट बुलाने की आधार नहीं हो सकता। आप विश्वास मत नहीं मांग सकते। नया राजनीतिक नेता चुनने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। पार्टी का मुखिया कोई और बन सकता है जब तक कि गठबंधन में संख्या समान है। राज्यपाल का वहां कोई काम नहीं है। ये सब पार्टी के अंदरूनी अनुशासन के मामले हैं। इनमें राज्यपाल के दखल की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल ने 2 चीजें ध्यान में नहीं रखी। एक, कांग्रेस एनसीपी में कम से कम मतभेद नहीं थे। दोनों के 97 विधायक हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा था। शिवसेना के 56 में से 34 ने अपने पत्र में अविश्वास दर्शाया था। अगर एक पार्टी में मतभेद था तब 2 पार्टियां अघाड़ी में मजबूती से उस वक्त कायम थी। राज्यपाल इसे एक पार्टी का अंदरूनी मसला भी तो मान सकते थे। तो दरअसल महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके आज राज्यपाल की जिसमें भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी और मारक टिप्पणी की। एक और दिल्ली में महाराष्ट्र की राजनीति पर कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के सड़कों पर किसान अपनी मांगों के लिए मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस देश की व्यवस्था जिन किसानों को सिर्फ अन्नदाता कहकर छोड़ देती है, आज उन्हें व्यवस्था से कुछ कहना है और इसके लिए अपने अपने घरों से वो पैदल चलकर मुंबई पहुंच रहे हैं। इनसे खरीदी गई सब्जियों से आप तरह तरीके की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी समस्याओं की रेसिपी बनी हुई है। ये व्यवस्था से बहुत कुछ मांग भी नहीं रहे। इनकी मांग सिर्फ इनके काम का सही दाम है, जो शायद इस कृषि प्रधान देश की व्यवस्था अब तक देने में नाकाम रही है। महाराष्ट्र में किसानों के मार्च पर हमारी पैनी नजर है। इस खबर में जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम आपको सत्ता में आगे दिखाते रहेंगे। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तरह तरह के स्टार्टअप आजकल मैदान में हैं।
आप रोज सुनते होंगे। नेताओं से लेकर बाबाओं तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको भारत में आजकल मिलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के विचारों को एक प्रोडक्ट की तरह वो बेचते हुए नजर आएंगे। इस विषय पर जो बहस हो रही है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आए एक नए बयान ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जो बोला वो खबरों की भीड़ में कहीं छुप गया, लेकिन सत्ता के न्यूज मित्रों से कुछ मिस नहीं होता। हर वो खबर जिसका राजनीतिक और सामाजिक असर है वो हमारे न्यूज मित्रों के लिए बेहद जरूरी है। दत्तात्रेय होसबोले ने क्या बोला पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किसके लिए इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज तो है, इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देयर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर संघ का नजरिया बहुत क्लियर है। संघ मानता है कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हिंदू राष्ट्र है और इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बावजूद इसके कुछ नेता हिंदू राष्ट्र को नई नई पैकेजिंग के साथ बेचने और लॉन्च करने की कोशिश करते रहे। ऐसे महत्वाकांक्षी बाबाओं और नेताओं पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। इसे देखते हुए दत्तात्रेय होसबोले के बयान को एक नई कसौटी की तरह देखिएगा। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अभी भी है, अगले भी रहेंगे। संविधान का फर्स्ट पेज में राम का चित्र है। राम मतलब क्या है? राम राज्य है। हमेशा महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य होना, राम राज्य होना। राम राज्य का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र है। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। ये रामराज हो या रामराज क्या बता दो? रामराज न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो संविधान की व्यवस्था है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। भारत हिंदू राष्ट्र न योगी की वजह से है और न इनकी वजह से रहेगा। वो तो जैसा हमेशा था वैसा रहा है। हम लोग तो पूरा समर्थन करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही भारत की पहचान है। ये जो लोग न्यूज चैनल का माइक देखकर हिंदू राष्ट्र की धुन पर झूमने लगते हैं और खुद को हिंदू राष्ट्र का पोस्टर बॉय साबित करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर संघ का बयान जरूर सुन लिया होगा और ऐसे लोगों को झटका भी आज जरूर लगा होगा। हो सकता है आरएसएस के इस रुख के बाद हिंदू राष्ट्र के स्वयंभू ठेकेदार अब चुप्पी साध लें, क्योंकि आरएसएस के विचार पर उल्टी दिशा पकड़ने से हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपनी मार्केटिंग करने वाले असल में अपना समय ही बर्बाद करेंगे। देखना होगा कि हिंदू राष्ट्र पर यह जुबानी वर्जिश कब तक चलती रही। और अब बात पुलिस की सत्ता की, जिस पर अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि पुलिस हमेशा वारदात के बाद ही क्यों आती है। इस पर कई सीन भी आपने फिल्मों में जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद पुलिस के पास वक्त पर पहुंचने के लिए कोई गाड़ी ही ना हो? ये बात शायद आपको मजाक लगे, लेकिन आज हम आपको पुलिस की ऐसी गंभीर स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जल्द दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में देश के पुलिस थानों पर जो रिपोर्ट पेश की, उसे देखकर आप कह सकते हैं कि कई पुलिस स्टेशन आजादी के 75 साल बाद भी भगवान भरोसे हैं।
इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि भारत के 63 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां आज भी कोई गाड़ी मौजूद ही नहीं है। सोचिए, 63 पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं है। ऐसे में सोचिए, अपराध होने की स्थिति में पुलिस के पास क्या विकल्प रह जाते हैं। या तो वो अपराधियों को पैदल की दौड़कर दबोचे, या अपनी निजी गाड़ियों से उनके पीछे भागे, या किसी राह चलते शख्स से गाड़ी उधार मांगकर उन्हें पकड़ें, या फिर अपराधियों को जाने दें। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि देश में भले ही 5G क्रांति हो गई हो, लेकिन 628 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां एक भी टेलीफोन मौजूद नहीं है। यानी अगर उस इलाके में कोई अपराध हो जाए तो लोग पुलिस को उसकी जानकारी तक नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में लोगों के पास क्या विकल्प होंगे? लोग या तो भागकर पुलिस के पास जाएं, या खुद अपराधियों से निपटें, या फिर भगवान से बैठकर भरोसे रहें, या फिर अपराधियों को अपराध के बाद जाने दें। सरकार की रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि भारत में 285 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां कोई वायरलेस सेट या मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे में अगर खुद पुलिस को एक थाने से दूसरे थाने तक कोई सूचना पहुंचानी हो तो वो क्या करेगी? वो या तो सरकारी या निजी गाड़ियों से जाए, या फिर चिट्ठी लिखकर उन्हें सूचित करे, या फिर भगवान भरोसे बैठी रहे। हमारी ये बातें सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन असल में इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा जा रहा हो, वहां पर पुलिस और पुलिस थानों की ऐसी हालत चिंता का विषय है। वैसे इसमें पिछले कुछ सालों में जो सुधार हुआ है उसकी भी जानकारी आज हम आपको देंगे। सरकार ने संसद के अंदर पुलिस की जो फैक्ट फाइल खोली है उसमें यह बताया गया है कि कई राज्यों में पुलिस की हालत आज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें झारखंड सबसे आगे है। लेकिन पहले बात यूपी की, जहां मौजूदा वक्त में 1783 पुलिस स्टेशन है, जिनमें से 175 में आज भी कोई वायरलेस सेट या मोबाइल फोन तक मौजूद नहीं है। इनमें से 1533 पुलिस थानों में सीसीटीवी लगा हुआ है, जबकि यूपी के पुलिस थानों में कुल मिलाकर 9637 कंप्यूटर भी लगे हुए हैं। लेकिन झारखंड की हालत चौंकाने वाली है, जहां मौजूदा वक्त में 564 पुलिस स्टेशन है और इनमें से 47 थानों में आज भी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। 211 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां टेलीफोन कनेक्शन नहीं है और 31 में वायरलेस सेट और मोबाइल फोन ही नहीं है। असम में 329 पुलिस स्टेशन है और इनमें 126 थाने ऐसे हैं जहां आज भी कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। पंजाब में 431 पुलिस स्टेशन है और इनमें से 35 थानों में वायरलेस सेट या मोबाइल फोन नहीं है। वैसे देश के पुलिस थानों में सीसीटीवी की बात करें तो इनमें कर्नाटक की स्थिति सबसे बेहतर है। कर्नाटक में अभी 1055 पुलिस स्टेशन है और इनमें सिर्फ 3 थाने ऐसे हैं जहां सीसीटीवी नहीं लगा है, बाकी सब में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हालांकि पूरे भारत में 17,535 पुलिस स्टेशन हैं और इनमें अभी करीब 2700 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां अभी सीसीटीवी सुविधा मौजूद नहीं है। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पुलिस थानों की हालत को सुधारने पर सरकार ने जोर भी दिया है और इसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले साल लोकसभा में 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर पुलिस थानों में कमियों की जानकारी दी थी। तब उन्होंने बताया था कि देश में 257 पुलिस थाने ऐसे हैं जिनमें कोई गाड़ी नहीं है, यानी 2020 से 2023 के बीच करीब 194 थानों को गाड़ियां मिली हैं। गृह राज्य मंत्री ने पिछले साल 638 पुलिस स्टेशन में टेलीफोन डिवाइस नहीं होने की जानकारी दी थी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है और ये संख्या अभी सिर्फ 10 ही घटी है। सबसे बड़ा आश्चर्य मोबाइल या वायरलेस सुविधा से वंचित थानों के आंकड़ों को देखकर होता है। पिछले साल नित्यानंद राय ने लोकसभा को लिखित जवाब में ऐसे थानों की संख्या 143 बताई थी, लेकिन इस साल उन्होंने इनकी संख्या 285 बताई है, यानी संचार क्रांति के दौर में कम्युनिकेशन लिंक वाले थाने बढ़ने के बजाय कम हो गए हैं। यानी जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, उसे पहले अपने थानों की व्यवस्था की मरम्मत करने की जरूरत है और इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा की फैक्टर है। लेकिन अब सत्ता की वर्कशॉप में उस सिस्टम की मरम्मत जरूरी है जिसे पसंद नहीं है। आज हम उन नेताओं और उन मंत्रियों के वैचारिक पेंच कसेंगे जिनका पारा प्रश्नों को सुनकर चढ़ जाता है। ये लोग वोट लेने के वक्त जनता को सुख सुविधाओं से भरे प्रीमियम सपने तो दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई अधूरे वादों को लेकर इन्हें आईना दिखाए तो ये इन्हें नागवार गुजरता है। ये उस देश का सच है जहां सांस लेने को साफ हवा तक नहीं, क्योंकि स्विस एजेंसी IQ एयर की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। ये उस देश का सच है जहां आज भी एक बहुत बड़ी आबादी को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि गांव में 4 में से 3 घरों तक
पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है, जबकि शहरी इलाकों में 3 में से 2 घरों तक ही नल का पानी पहुंचाया जा सका है। यानी जनता को शहरों के नाम पर ट्रैफिक जाम थमा दिया जाता है, पानी के नाम पर सूखे नल थमा दिए जाते हैं, सड़कों के नाम पर गड्ढे थमा दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने इस पर सवाल कर दिया तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक स्थानीय पत्रकार के साथ ऐसा ही हुआ। संजय राणा नाम के इस पत्रकार का आरोप है कि उसने यूपी की मंत्री और चंदौसी सीट की विधायक गुलाब देवी से विकास को लेकर सवाल किया था। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आरोप है कि इस घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अभी इस खबर में कुछ तस्वीरें बाकी थी, लेकिन जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।